चलो भी पढ़ना स्टार्ट करें। रीजनिंग की क्लास थी अभी इनकी, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दे हल्की सी। चलो कल हम लोगों ने NHRC नेशनल कमीशन फॉर विमेन और माइनॉरिटी SC ST OBC सारे कमीशंस पढ़ लिए। ये कमीशंस में से ज़्यादातर को आपने ज़रूरत पड़ने पर बनाया और ये ज़रूरत आपको ज़्यादा महसूस हुई 1990 से 1993 के बीच में। इसी दौर में आपने महिला आयोग बनाया। आपने जितने आयोग ज़्यादातर बनाए, NHRC हो या कोई भी, आपने या तो 90 या 92 या 93 यही सन पढ़े हैं ना ज़्यादातर। इन सब को बनाया गया जब जब इनकी आवश्यकता या नीड महसूस की गई। लेकिन दो कमीशन आपके आर्टिकल 338 में ऑलरेडी मेंशन थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये वो लोग हैं जिनके लिए SC और ST, जिनके लिए आपने लोकसभा प्लस राज्यसभा में भी अपनी जगह पहले से ही बना रखी है। ये जो लेट कमर्स है ना, तुरंत आके बैठा करो, सारी क्लास तुम्हारे लिए खराब ना हो टाइम। थोड़ी सी साउंड और बढ़ानी पड़ेगी, मुझे बहुत एनर्जी ना लगानी पड़े ना बोलने में। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में सीटें आरक्षित हैं। किस किस कैटेगरी की? SC और ST की। SC की 84 सीट हैं और ST की 47। ये लोकसभा की सीटें हैं। ऐसी ही सेम सीटें आपके हर राज्य की विधानसभा में भी हैं। क्या महिलाओं के लिए कोई आरक्षण है? ऐसा नहीं है। किस लेवल पे महिलाओं का आरक्षण है? पंचायत। यहाँ आरक्षण SC का भी है, ST का भी है और महिलाओं का भी। लेकिन लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, SC ST का आरक्षण दे रखा है, महिलाओं के आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई आर्टिकल ही नहीं है। ये SC ST वाला कौन सा आर्टिकल है जहाँ इनके लिए प्रावधान था? 338। और जब आपको लगा कि प्रावधान है, ज़रूरत है, तो आपने आयोग बना दिया SC ST कमीशन। लेकिन 2004 में आप लोगों को लगा कि इन दोनों की भी बातचीत अलग अलग है, दोनों का रहन सहन, कल्चर, लिपि, भाषा सब अलग। इसीलिए सन 2004 में SC कमीशन को ST कमीशन से अलग कर दिया। तो आप सोचो, पहले सिर्फ एक आयोग का अध्यक्ष बनता था, अब दो अलग अलग अध्यक्ष बनेंगे। जो भी गड़बड़ करता दिखे ना विकास, तुरंत बाहर करना। ये हमें कबाड़ बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ, ये गंदगी इकट्ठी नहीं करनी। जो गड़बड़ करे तुरंत, कोई इनका एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैं इसलिए बात कर रहा था। बिना किताब के जो दिखता है उसको भी निकाल के बाहर करो। किताबें निकाल लो सारे, बिना किताब के बात करनी है। जिसके पास किताब नहीं है उसको चलता कर दो यहाँ से। तो SC और ST के लिए है। ये सबकी समझ में आ गई थी बातें? हाँ, तो कमीशन पेपर में आए तो उसमें नंबर मत कटवा देना। कोई सांविधिक हैं, लीगल हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और कुछ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कौन सी सांविधिक है और कौन सी संवैधानिक। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ये अब सबकी समझ में आ जाएगा जो लोग पिछले लगभग 10 दिन से, 15 दिन से या पिछले हफ्ते से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। पहला चैप्टर है, क्या नाम है इसका देखना? भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। आप सबकी नजरें सामने हो, जो निकल के जा रहे हैं इनको मत देखो, सामने बोर्ड पे देखो। भविष्य तुम्हारा सामने देखने से बनेगा। इनके चेहरे वैसे ही तुम देखते रहते हो। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो और समझो। आज चैप्टर का बेस है, ये चैप्टर कम से कम 1 हफ्ता चलेगा, कम से कम 5 से 7 दिन। तो आज हम बात करेंगे भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले एक चीज़ बताओ, क्या भारत में अंग्रेजों से पहले संविधान नाम की कोई चीज़ हमें पता थी क्या? हमारे तो राजा महाराजाओं का देश था। राजा का मूड अच्छा है तो सारी गलतियां माफ, और राजा का मूड खराब है तो आपकी छोटी सी गलती पे सजाए मौत। यही तो ट्रेंड था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्यायाधीश खुद राजा होता था। जो राजा ने कह दिया वो हर एक को फॉलो करना है। आप ठीक है गलत है ये विचार ही नहीं करना। राजा की बात अंतिम, कि राजा की इच्छा अंतिम इच्छा है। अंग्रेज आपके देश में आए, और ये अंग्रेज आए कब? इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को, सोचो कितनी पुरानी बात, तब आपके यहाँ अकबर राजा था। तो हमारे यहाँ तो राजा महाराजा की मर्जी ही चलती थी। उस सन में जब आपके यहाँ अकबर अपने बिल्कुल चरम पर था कि भाई बड़ा राजपाट, साम्राज्य का स्वामी, यहाँ पे 100 व्यापारी इकट्ठे हुए। उन्होंने अपनी अपनी जेब से कुछ कुछ पैसा लगाया और उन्होंने महारानी ब्रिटेन को कहा कि मैम हमें बाहर जाके व्यापार करना है, तो अगर आप परमिशन दे दें तो हम व्यापार कर लें। महारानी ब्रिटेन ने कहा भाई दुनिया व्यापार करती है, अगर आपको लगता है कि व्यापार करने से आपको मुनाफा होगा और कुछ मुनाफे का शेयर देश को भी मिलेगा तो ठीक है करो व्यापार। 100 आदमियों ने एक परमिशन लेटर ले लिया, जैसे होता है लाइसेंस मिल गया कि हम व्यापार कर सकते हैं। तो 100 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर महारानी ब्रिटेन से इस पर साइन करा लिए, और ये परमिशन लेटर है कि अब हम लोग इंडिया और इसके आसपास व्यापार करने के लिए अपने देश से परमिशन लेके आ गए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, परमिशन के साथ आने वाले हैं ये। इन्होंने अपना नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1600 में बेशक महारानी ने इन्हें परमिशन दे दी, लेकिन इन्होंने सब कुछ पता किया और इनको पता चला कि इंडिया पे तो बहुत ताकतवर राजा बैठा है और इतना आसान नहीं है इनके साथ व्यापार करना, क्योंकि उसकी अपनी बाउंडेशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हमें क्यों सुनेगा। और अकबर तो वैसे भी, अकबर द ग्रेट अंग्रेजों के टाइम से पहले बहुत महान, या कम से कम फेमस तो था ही था, या नहीं था अलग बात है। तो अकबर का एक वर्चस्व था, एक बहुत अच्छी रेपो थी इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए 1600 में बनी कंपनी ने कोई आदमी भेजा नहीं, 1601 में 2 में ऐसे बैठे रहे कि देखते हैं कब व्यापार करेंगे करेंगे करेंगे। 5-7 साल बाद इनको लगा व्यापार का टाइम आ गया, अब हमारे जहाज भेजने चाहिए। तो पहले जहाज भेजने से पहले एक आदमी को भेज देते हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर देगा कि भाई हम BEIC के व्यापारी हैं, आपके इलाके में व्यापार करेंगे, और अगर व्यापार करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ दे देंगे, टैक्स आपके इलाके में करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देंगे। BEIC ने ये डिसीजन लेने में 8 साल लगा दिए। 1608 में पहली बार एक आदमी जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, जिसके प्रेशर कुकर तुमने सुने होंगे ना, हॉकिंस का प्रेशर कुकर, ये वही सरनेम है।
कैप्टन हॉकिंस नाम का एक बहुत पढ़ा लिखा समझदार अंग्रेज तुम्हारे देश में आता है और वो जहांगीर जब ये आया ना 1608 में, तो अकबर मर चुका है। कंपनी बनी अकबर के टाइम में, लेकिन अकबर तो 1605 में मर गया। इसके बाद इसका बेटा जहांगीर आपके देश का बड़ा बादशाह है। कंपनी को नहीं पता कि अकबर मर गया। कंपनी ने ये सोच के आदमी भेजा कि अकबर से परमिशन लेनी है। जब यहाँ पे वो आदमी आया, कैप्टन हॉकिंस को पढ़ा लिखा तेज दिमाग आदमी है, तो उसको दरबार में मिला जहांगीर। ये अपने साथ बहुत सारी अंग्रेजी शराब और इस तरह के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जो उसके देश की खासियत थी, वो लेकर आया एज गिफ्ट कि भाई गिफ्ट दूंगा तो राजा थोड़ा सा बातचीत कर लेगा, वरना क्या पता बात ही ना करे। जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर ऊंचे सिंहासन पे बैठा, तो सामने नीचे इसकी एक पूरी पलटन सी थी, टुकड़ी सी, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ। तो इसने जैसे बताया कि जी हम इस तरह दूर देश से आए हैं और हमारे देश में व्यापार करते हैं, हमारी महारानी से हमने परमिशन ली, अगर आपकी भी परमिशन मिल जाए तो व्यापार कर लेंगे, कुछ परसेंटेज आपको भी दे देंगे, आपसे कुछ लेंगे नहीं, आपके ऊपर कोई ना कोई पैसा लगा देंगे इस देश में। तो जहांगीर ने कहा ठीक है भाई, व्यापार तो तुम कर लोगे, लेकिन मुझे तो पूछना पड़ेगा, मैं अकेला सर्वे सर्वा नहीं हूँ। तो कहा आपको किससे पूछना पड़ेगा, आप तो बादशाह हैं। ये बोला हमारा राज है लैंड एरिया पर, हम राज करते हैं मेन टेरिटरी पर जो पानी से ऊपर की है, पानी के आसपास के इलाके पे हमारी नहीं चलती, क्योंकि यहाँ चाहिए जहाजी बेड़े, बड़ी बड़ी शिप्स, और हमारे पास शिप्स और ये सब चलाने का ना अनुभव और ना हमारे पास इतना सामान। तो यहाँ किसका राज है, यहाँ 1498 में एक पुर्तगाली आया था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम था वास्को डी गामा। आज भी ये रेलवे स्टेशन है आपके, जो ये साउथ है ना गोवा, यहाँ का स्टेशन है आज भी ये। तो गोवा तो बाद में आया, सबसे पहले वो कालीकट तट पे पहुंचा केरला में, और वो यहाँ पे 1498 में एक रास्ता खोज के समुद्री मार्ग आया, और महज 5 साल के अंदर उसने अपनी कंपनी बनवा दी। 1593 में, ये 1503 में इसकी एक कंपनी थी, 1503 में, और पूरी कंपनी विद परमिशन राज करने आ गई। लेकिन ये राज नहीं करने आए थे, ये बेसिकली व्यापार करने आए थे, और इसी कड़ी में इन्होंने गोवा और इस तरफ देखे तो मसूलीपट्टनम, इसके आसपास अपने चुटपुट से पोर्ट्स विकसित कर लिए। ये आपके यहाँ से सामान भरते थे, बदले में आपको सोना या पैसे देते थे, और अपने जहाज लेके अपने देश जाके वहां उनको बेचते और मुनाफा कमाते। कहते हैं जब पहली बार यहाँ से जहाज भर के गया था ना, स्पाइसेस का, मसालों का, तो 60 गुना मुनाफा कमाया था। जितना रुपया लगाया था उससे 60 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे इन लोगों ने। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा दक्षिण की बेल्ट पे हमारा दबदबा रहेगा, क्योंकि राजा को तो इंटरेस्ट था नहीं ज्यादा, राजा था टेरिटरी का मालिक, इस पूरे ऊपर के लैंड एरिया का। यहाँ भी लोग उससे डरते दबते थे, लेकिन ये पानी में जहाज उसके नहीं चलते थे, और उसका इंटरेस्ट भी नहीं था पानी में, क्योंकि एक आदमी कितनी जगह हाथ पैर मारेगा, जहाँ उसका दबदबा है उसको कैरी ऑन करेगा। उसने कहा ठीक है पुर्तगाली सही, पुर्तगाली चलते रहेंगे। पुर्तगालियों ने समय का अपना देखा फायदा और कहा ये पूरा जो इलाका है ना, हम इसके स्वामी बन सकते हैं, और इन्होंने अपने आप को हिंद महासागर का स्वामी बना दिया। तो एग्जाम में कई बार आता है इंडियन ओशियन का हेड या हिंद महासागर का स्वामी, किसने अपने आप को नाम दिया है, ये पुर्तगालियों ने, पोर्टुगीज ने। इन्होंने कह दिया पूरे हिंद महासागर पर हमारा दबदबा है, और किसी का शिप अगर गया हमारी परमिशन के बिना तो उसको हम लूट लेंगे। और खुलेआम ये चेतावनी है, किसी का शिप जा नहीं सकता। अगर अपना शिप आपको भेजना है तो आपको इन लोगों से पहले पूछना पड़ेगा, पुर्तगालियों से। तो जब ये 1608 में आदमी आया, जिसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से कहा जी व्यापार करना है, पानी के रास्ते करेंगे। तो जहांगीर ने कहा देखो मैं तो दे दूंगा परमिशन, लेकिन असली परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें पुर्तगालियों से, क्योंकि पानी पे इनकी चलती है। अब कैप्टन हॉकिंस को एक तरह से ना मिल गई, क्योंकि इसने तो कह दिया भाई मेरे करने ना करने से नहीं होगा, तो पुर्तगाली करेंगे। इसने 3 साल यहाँ काटे, 1608 से 9, 10, 11, कोई रिजल्ट नहीं आया। राजा ने कहा मेरे हाथ में है ही नहीं। इसने ये बात BEIC के मुखिया को वहाँ बताई, यानी ब्रिटेन में ये बात गई कि इंडिया में अगर व्यापार करना है तो पहले किसी को हराना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी ताकत है। किन लोगों को हराना पड़ेगा, पुर्तगाली, क्योंकि इंडिया के राजा को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कहता है मुझे नहीं पता, पुर्तगालियों से पूछ लो व्यापार करने देंगे या नहीं। तो ब्रिटिशर्स एक बात समझ गए कि अब सीधी टक्कर किससे लेनी पड़ेगी, पुर्तगाली। इन्होंने पुर्तगालियों को चैलेंज किया, और इनके दोनों के बीच में 3 साल तो ये यहाँ रहा था, उसके बाद ये वापस गया। अगले साल 1612 में एक युद्ध हुआ, जिसको हिस्ट्री में कहते हैं स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। तो ये जो युद्ध है ना, इसमें सबको लग रहा था पुर्तगाली खत्म कर देंगे BEIC को उभरने से पहले, लेकिन उल्टा हुआ। BEIC जीत गई और पुर्तगाली बुरी तरह से हारे। और यह हार पुर्तगाल की सिर्फ एक हार नहीं थी, ये इनकी एंट्री का रास्ता खुल गया, क्योंकि जो सबसे ताकतवर समझे जाते थे, अगर यही कमजोर पड़ गए तो BEIC समझ गया कि राजा तो कुछ कहने वाला नहीं है, ये हार गए, अब हमारी एंट्री बढ़िया है। इसीलिए ब्रिटेन ने अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी। फैक्ट्री का मतलब कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, फैक्ट्री का मतलब किसी एरिया की 4 दीवारी करके, और मान लो जैसे आज देखें कोई शेड डाल दी, बड़े बड़े स्टोर हाउस नहीं होते, ये वेयर हाउस जहाँ पे भंडार गृह जिसको बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ भी हल्का फुल्का सा टीन वगैरह डाल के और यहाँ अपना सामान भर लेते थे। ऐसे करके सामान भर लिया, फिर इस सामान को ये अपने बड़े बड़े जहाज़ों में चढ़ा के और अपने देश भेजते थे। यानी एक एक आदमी से कलेक्ट करके सामान और अपना सारा एक जगह रखते, फिर वहाँ से समुद्री जहाज़ों में चढ़ा के भेज देते। इनको इन्होंने नाम दिया ये हमारी फैक्ट्री है। तो एक एक करके फैक्ट्री बनने लगी। इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई, और धीरे धीरे करके ये एरिया पे कंट्रोल जमाने लग गए। फिर भी कंट्रोल ऐसा नहीं था, अभी आपका डर बहुत था। आपके देश के ये जो राजा महाराजा बादशाह थे ना, इनकी बहुत दबदबा था। हम देख रहे हैं ये सब कहानियाँ किसके काल की हैं, जहांगीर के टाइम में इनकी जड़ें मजबूत हो गई, लेकिन अभी ये सिर्फ व्यापार करने आए हैं। इनको मतलब है भैया हमारा व्यापार चले, हमें पैसा मिले, ये पैसा हम कुछ जहांगीर को दे दें, कुछ अपनी महारानी को, और कुछ हम कमाएं। ये सब बहुत बढ़िया चलता रहा। जहांगीर मरा, इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था शाहजहां, इसका टाइम भी बढ़िया गुजरा। फिर शाहजहां मरा तो इसका बहुत ताकतवर बेटा
औरंगजेब। औरंगजेब का दबदबा बहुत ज्यादा था। औरंगजेब एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी टेरिटरी को सबसे ज्यादा बढ़ाया। अगर कहें इंडिया का सबसे बड़ा एरिया आज तक किसके टाइम पीरियड में था, तो औरंगजेब। आज के इंडिया से भी बहुत बड़ा इंडिया, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर भूटान, नेपाल और आप ये लगा लो पूरी बेल्ट श्रीलंका तक दबदबा था किस आदमी का, औरंगजेब। तो इसके टाइम का एरिया इतना बड़ा था और इसने लंबे टाइम जब तक जिंदा रहा तब तक राज करता रहा। 1658 में राजपाट संभाला और जब तक अंतिम सांस चली तब तक ये भारत का बादशाह बनके बैठा रहा। कुछ लोग कहते हैं ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि इसने क्षेत्रफल इतना बढ़ा लिया कि इसके कंट्रोल से निकल गया। जब तक ये था तो डर ने काम किया, लेकिन जैसे ही ये मरा तो इसका 70 साल का बेटा राजा बना, जो कि इतना बुढ़ा था कि जिसको पता नहीं था प्रशासन कैसे चलाना है। और लोगों ने कहा ये तो शाह, ये बेखबर है, इसको कोई खबर ही नहीं कि मेरे पिता की कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है। सिर्फ 5 साल राज किया। फिर ऐसे राजा आए इसके वंशज जो 1-1 साल 2-2 साल काट के गए। उसी दौर में धीरे धीरे करके BEIC को लग रहा था कि भारत अब खाली होने के जैसी कंडीशन पे आ गया, कोई ताकतवर राजा नहीं है। फिर भी 1707 से ये बैठे रहे और टैक्स देते रहे। वो तो 1739 में भारत के ऊपर ईरान के एक राजा जिसका नाम था, क्या नाम था, नादिर शाह, इसने अटैक कर दिया। ईरान था गरीब देश, ईरान के पास नहीं था कुछ, ना इनकी इतनी मिट्टी बढ़िया कि ये गेहूं चावल पैदा कर लें, ना इनके पास ज़्यादा सोना तांबा पीतल। आपका देश था रिच, आप बहुत ज़्यादा अमीर देश में रहते थे, इसीलिए हिस्ट्री उठा के पढ़ो। जिसको गरीबी दिखती थी ना अपने देश में, वो तुरंत आपके ऊपर अटैक करता था। यहाँ से कितना ही सोना ले जाओ, कितना ही सामान ले जाओ, यहाँ कभी गरीबी नहीं आई। और ये आज की बात नहीं है, ये 1600-1800 की बात नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि मध्यकाल में आपके देश पर इतने आक्रमण हुए, एंशियंट इंडिया में हर कोई आया और भर भर के सोने के पूरे। ये क्या हो रहा है आज, क्या गड़बड़ है इसमें, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको ठीक कर। तो इसने, ये क्या था, मध्यकाल में बहुत पैसा यहाँ से ले गए लोग। आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एक आदमी था महमूद गजनवी, याद है गजनवी? गजनवी कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार, और हर बार करोड़ों रुपए की लूट करके ले गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सोमनाथ का मंदिर जब उसने लूटा तो अगले 3 साल में हमने फिर बना दिया। इंडिया बहुत ज्यादा रिच था और ये विदेशियों को पता था। ईरान के शाह, नादिर शाह जिनका नाम था, ईरान के राजा, इनको लगा कि भैया पैसे कम हो रहे हैं तो किसकी तरफ अटैक कर दें, इंडिया। और इंडिया की तरफ आ गया ईरान का शाह जिसका नाम है, इनके सब राजाओं के आगे शाह लगता है, जैसे आपके राजा महाराजा से इनके शाह हैं, तो उसका नाम है नादिर, पूरा नाम पड़ गया नादिर शाह। 1739 में ये इंडिया पे अटैक करता है। इसका टारगेट है पैसा लूट के भाग जाना, ये व्यापार करने नहीं आया। लेकिन जब ये आया तो आपके देश को जो संभाल रहा था औरंगजेब का कई पीढ़ियों बाद का वंशज, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह रंगीला। ये आदमी इतना खराब था राजा के तौर पे कि लोगों को लगता था ये मर जाए तो अच्छा है, कैसा राजा है, बकवास राजा। इसके टाइम में अटैक हुआ नादिर शाह का, और ये महाडरपोक आदमी ज्यादा लड़े बिना ही हार मान के बैठ गया। और नादिर शाह दिल्ली गया, जो आपकी राजधानी थी। दिल्ली में इसने लाल किले से जितना हो सका सोना लूटा, और कहते हैं 20 करोड़ रुपए की लूट की गई थी 1739 में। आज भी 20 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, उस टाइम 1 रुपए की भी कीमत थी, और ये 20 करोड़ लूट के ले गया। किस राजा से? मोहम्मद शाह रंगीला। ये बात ना हमारे लिए नुकसान ज्यादा नहीं था, ये फिर कोई दिक्कत नहीं, 20 करोड़ हम फिर कमा लेते। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इस आक्रमण से BEIC जाग गई, और BEIC एक बात समझ गई कि अब इंडिया पे कोई ताकतवर राजा नहीं है जो राज कर पाए, और इसीलिए अब मेरे पास मौका है इंडियंस के ऊपर मैं राज कर सकूं। यानी आपके ऊपर इस आक्रमण ने मॉनेटरी वैल्यू में ज्यादा नुकसान नहीं किया, 20 करोड़ कुछ नहीं थे भारत के लिए, लेकिन इसने एक बात कर दी क्लियर कि इंडिया अंदर से खोखला है, और ये दिखावटी टाइप के राजा जो कहने को किसके वंशज हैं, ये महाबेवकूफ हैं और इनके बस की देश संभालना नहीं है। इसका फायदा कौन उठाएगी? BEIC कोई एक दिन की लूट करने नादिर शाह की तरह नहीं आई। BEIC आई है आपको पूरे देश को दीमक की तरह खोखला करने, और BEIC ने इसका देखो कुछ दिन बाद कैसे फायदा उठाया। 1707 में औरंगजेब मरता है, 1739 में ईरान के शाह का आक्रमण, और 1757 में कुछ ही साल बीते हैं, कंपनी ने देखा इंडिया पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसने अपने यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब BEIC और अंग्रेज का मतलब है मेरा महारानी ब्रिटेन और एक कंपनी, तो BEIC कंपनी पहले 3 अपने एरिया बड़े बड़े बना चुकी थी। यहाँ इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली थी जहां से ये माल गोदाम बना के और वहां से भेजा करते थे अपने देश। तो इस पूरी एरिया का नाम था बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई। इसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 इलाके थे जहां से खूब, अब तुम तीनों देखो पानी से टच हैं, तीनों से जहाज भर भर के और ये अपने देश में ले जाते हैं अलग अलग चीजें। जैसे यहाँ से व्यापार करेंगे तो कपास और इन सब का करेंगे, यहाँ से व्यापार करेंगे तो मसालों का कर लेंगे, यहाँ देखे तो चावल और इस तरह की चीजें जो जरूरत की थी ये सब यहाँ से ले जाते थे। वहां से मखमल भी जाता था, वहां से पटसन और जूट भी जाता था। तो ये 3 इनकी टेरिटरी हैं। जब इन्होंने देखा कि इंडिया कमजोर है तो इन्होंने सबसे पहला प्लान बनाया इसके ऊपर अटैक करने का। फैक्ट्री तो यहाँ थी ही, यहाँ का एक राजा था जो बहुत समझदार था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये कलकत्ता का दीवान था पहले, बाद में से कहा मैं नवाब हूं क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है तो मैं यहाँ का राजा हूँ। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अपना अधिकार जमा रखा था। अब वो तो मर चुका, जो बड़ा राजा है, कौन मर चुका? औरंगजेब। तो अब हर कोई अपनी अपनी टेरिटरी खुद संभालो। कलकत्ता इसने बढ़िया संभाला। इसके रहते रहते ये BEIC यहाँ पे जो फैक्ट्री छोटी सी थी ना, इसको पक्का करने लग गए, और पक्का करते करते उन्होंने क्या किया, ईंटों से और पत्थरों से अपने पूरे किले टाइप बनवाने लग गए। जैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब आप कब्जा जमाने वाले हैं। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मतलब आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ा किला बना रहे हैं इसका मतलब आपके इरादे ठीक नहीं है। तो उस बनते हुए किले का विरोध किसने किया?
इसने बीआईसी के आदमी को बुलाया और कहा कि किससे पूछ के किला बना रहे हो? तुम्हारी और राजा की जो परमिशन थी, जो दी थी जहांगीर ने, वो व्यापार करने की दी थी ना। यहाँ पे अपना भंडार गृह बना लो, वेयर हाउस बना लो, किला क्यों बना रहे हो? तो उसने क्या कहा बीआईसी के अधिकारी ने कि किला बनाएंगे और जो तुम्हें करना है कर लो। यानी खुली चुनौती दे रहे हैं भारत के लोगों को। या तो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे या बिल्कुल सरेआम खुली चुनौती। और किसको दे रहे हैं चुनौती? बंगाल के नवाब को, जो कि बहुत बड़ी पावरफुल एक पोस्ट मान लीजिए। सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, तुम्हें ये लगता है कि तुम इसको बना सकते हो तो लड़ते हैं, और लड़के जो जीता उसकी बात ऊपर रखेंगे। अगर तू जीता तो तेरा किला बन जाएगा, और मैं जीता तो यहाँ से रफा दफा हो जाना, भाग जाना यहाँ से, व्यापार नहीं करने दूंगा। सिराजुद्दौला बहुत तगड़ा आदमी है जिसके पास बहुत बड़ी फौज है। बेसिकली इंडिया का बड़ा राजा, कलकत्ता एक रिच स्टेट था उस टाइम पर। यहाँ का राजा होना मतलब आपके पास बहुत पैसा है। इसके पास ना पैसे की कमी ना सेना की, कुछ गड़बड़ है इसमें, उसको बोलना या तो चेंज कर दे। अब तो चलो क्लास चलने दो, लेकिन चेक कर लेना इसको। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है लड़ लेते हैं, और वो भी देखो मुट्ठी भर सेना जिसके पास, जिसकी कोई औकात नहीं, आपके देश में कोई जड़ नहीं, वो कह रहे हैं हाँ लड़ लेते हैं। इस लड़ने के पीछे उनका इतना कॉन्फिडेंस का कारण है ये सिराजुद्दौला की सेना। और ये कहीं लिखा है 300 सैनिक, कहीं लिखा है 3000 सैनिक, जबकि इसके पास कहते हैं लाखों की सेना थी। कहीं लिखा है 1 लाख, कहीं 1.5 लाख। 1.5 लाख आदमी 3000 आदमियों को बिना बंदूक बिना तलवार के अगर थप्पड़ भी मारे हैं तो वो मर जाएंगे ना। 3000 आदमी होते क्या है? लेकिन अजीब बात देखो, इसके 3000 आदमी जीत गए आपके लाख के मुकाबले। इसका कारण आपके देश ने जो गद्दारी सीख रखी थी ना, ये सबसे बड़ा कारण है। आपके देश में इतने घटिया लोग थे कि अपने लोगों से गद्दारी करते थे। इस इतनी बड़ी सेना में जो सेनापति था, इसको इन्होंने लालच देके और अपने फेवर में कर लिया, जिसका नाम था मीर जाफर। और ये मीर जाफर इतना घटिया आदमी था, अपने आप नवाब बनने के चक्कर में इसने पूरी सेना को कहा जो मैं कहूंगा वो करना है, और इस राजा को हम बेशक मरवा दें, मैं तुम्हारा फायदा करवाऊंगा। पूरी सेना जाके खड़ी हो गई वहां उसके 300 या 3000 आदमी। अब इसकी इतनी बड़ी सेना, तो राजा ने कहा आक्रमण। आक्रमण कहने में कोई नहीं हिला, तो उसको लगा शायद सेना ने सुना नहीं, उसने दोबारा कहा आक्रमण, तो कोई नहीं हिला। अब उसने पीछे देखा, इसके खास 10-15 आदमी थे, वो तुरंत समझ गए कि ये गद्दारी है। उन्होंने फटाफट राजा को घेर लिया, जो उसके अच्छे दोस्त थे, और घोड़ों के बीच में राजा का रथ था, और यहाँ से ले गए इसको। ले गए तो राजमहल में गया। इसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सेना गद्दारी कर सकती है, और मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ, जिनका कोई स्टैंड नहीं, जिनका ये देश नहीं, पहनावा नहीं, बोली नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत गुस्से में था और सोच रहा था मैं क्या करूँ, कैसे बदला लूँ अपने राजमहल में। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल इसके दिमाग में भी नहीं कि कुछ हो सकता है। जैसे ये राजमहल में घुसा, सिराजुद्दौला का मर्डर करने के लिए मीर जाफर ने एक आदमी पहले से तैयार कर रखा था। वो दरवाजे के ठीक पीछे था, और जैसे ये पीछे से घुसा, एकदम इसके पीछे से वार करके गर्दन अलग। यानी सिराजुद्दौला को चीटिंग करके किसने मरवा दिया? कोई युद्ध नहीं हुआ और आप हार गए। और आप एक इलाका नहीं हारे, ये भारत की पहली बड़ी हार है, क्योंकि आपके देश में बहुत बढ़िया एंट्री कलकत्ता से ही तो होगी। जो इनकी जड़ें मजबूत बनेंगी वो कलकत्ता से बनेंगी। इसका सबसे बड़ा कारण कौन आदमी है? ये मीर जाफर। सिराजुद्दौला का मर्डर हो गया, मीर जाफर कलकत्ता का राजा बन के बैठ गया, नवाब। अब ये सोच के देखो, जिसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की, उसके साथ अच्छा तो होने से रहा। गद्दारी, नियति और कर्म जो है ना सामने आते हैं। मीर जाफर बन गया राजा। अब इस कंपनी के आदमी रोज जाएं मीर जाफर के दरबार में और कहें सर आपने तो बड़ा अच्छा किया है, लाख रुपए दे दीजिए। लाइए आप बढ़िया लड़े थे, लाख रुपए दे दीजिए। लाख रुपए पकड़ाए, अगले दिन फिर दूसरा अफसर आ जाए, सर आपने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है, लाइए 5 लाख रुपए दे दीजिए। मतलब इसका दिमाग चलने को हो गया कि रोज का रोज हो गया। कोई 5 लाख मांगे, कोई 2। भ्रष्ट, खुद भी तो गद्दार था, भ्रष्ट अधिकारी थे कंपनी के, अपनी जेबें भरते। रोज आते शाम को, इसके पास कोई 1 लाख ले गया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। फाइनली इतना इरिटेट हो गया कि कितना पैसा लेंगे यहाँ से, कितना खाएंगे। जब इसने मना करना शुरू किया ना कि नहीं दूंगा पैसे, तो बोले तू इस लायक ही नहीं था कि तू राजा बने, ये तो हमने तुझे राजा बना, भाग यहाँ से। इसको हटा दिया और इसकी जगह मीर कासिम को ले आए। मीर जाफर के ही अगली पीढ़ी में है मीर कासिम। मीर कासिम एक समझदार और चालाक आदमी है, ये थोड़ा सा तेज दिमाग भी है। मीर कासिम ने सोचा मुझे भी ऐसे ही दुखी करेंगे जैसे किसको दुखी करते थे मीर जाफर, तो इसका तरीका क्या हो, मैं राजधानी इतनी दूर बना दूं कि इनको जाने में थोड़ा सोचना पड़े। अब जो ये था ना मीर जाफर, ये तो बिल्कुल मेन जगह बैठा था, आते जाते कोई भी टोक लेता और लाख 2 लाख ले जाता। कहते हैं बंगाल कामधेनु गाय था, कलकत्ता कामधेनु गाय होती है, जो आप मांगो वो मिल जाए, आपने जो चाहा वो मिलेगा। इतना पैसा था बंगाल में, इतना रिच था आपका बंगाल। तो मीर कासिम के दिमाग में आया कि पहले राजधानी बदलता हूं, कम से कम इनसे 100 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा तो रोज नहीं आ धमकेंगे। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी बदली, चेंज कर ली। राजधानी बदलने के बाद अंग्रेजों को शक तो हुआ कि ये राजा हमारे हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा क्या करें। सिराजुद्दौला के बाद ये मीर कासिम, और ये पहले कौन बना, मीर जाफर, फिर मीर कासिम। अब कासिम ने सोचा मैं क्या करूं कि मेरे देश के लोगों को फायदा हो और ये जो ये कंपनी है इसका नुकसान हो, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी है। तो इसने दिमाग दौड़ाया कि अगर मैं अपना नुकसान करा के भारतीयों का फायदा करा दूं तो मेरे इंडिया को फायदा पहुंचेगा। इसने कहा मैं अपने एरिया में BEIC से कोई टैक्स नहीं लेता, फ्री काम करती है, सब कुछ फ्री बेचती है, 1 रुपया नहीं देती। अब के बाद मैं अपनी इंडियन कंपनी से, जो भारतीय मेरे लोग हैं ना, चाहे वो किसान है या वो कोई क्राफ्टमैन है, कुछ भी है, मैं इनसे भी टैक्स नहीं लूंगा। यानी राजा ने अपने कमाई के साधन पे मार दी भारत के भले के लिए। कौन था वो? इस बात से कौन चिढ़ेगा? BEIC, क्योंकि अगर उनके सामान पे भी टैक्स नहीं है और हमारे पर भी नहीं है ना, तो आपका सामान क्वालिटी वाइज नंबर 1 था। ये अजीब लगेगा, लेकिन आज आप जैसे कहते हैं ब्रांडेड चीजें, तब आपका ब्रांड चलता था। दुनिया आपके यहाँ से गए कपड़े को पहन के खुश होती थी कि ये इंडियन क्लॉथ है। आपके कॉटन के कपड़े का पूरी दुनिया में डंका था। हमारे जैसे ब्राइट कलर्स, हमारे जैसा बढ़िया कॉटन, हमारे जैसा बढ़िया मूगा सिल्क किसी के पास नहीं था। सिल्क वैसे हमारी देन नहीं है, सिल्क चीन से आया, लेकिन चीन से बेहतर सिल्क हम बनाने लग गए थे, मूगा सिल्क। कहीं कहीं मोगा सिल्क भी लिखा है, ये आपके सिर्फ इंडिया में होता है, बाकी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो आपके कपड़े के कंपटीशन में ना कोई टिक नहीं सकता था दुनिया में, और इस कपड़े को महंगा किया गया था। इस पर क्या लगवा दिया गया था? टैक्स। तो आपके जो राजा, अच्छा एक आदमी था नवाब, जिसका नाम है मीर कासिम, इसने कहा अगर ये टैक्स नहीं देते तो मैं इंडिया से भी टैक्स नहीं लूंगा। इस बात से कौन चिड़ेगी? BEIC। और BEIC कहेगी क्यों इनसे क्यों नहीं टैक्स लेते? क्यों मैं क्यों लूं, मेरी मर्जी, तुमसे तो मना नहीं करा, तुम्हें तो नहीं देना, मैं
अपने पैसे नहीं चाहता इंडियन से, इसने टैक्स फ्री कर दिया। अब जब टैक्स फ्री हो गया तो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बीईआईसी का कोई सामान ना खरीदे, इंडिया का सामान आए और तुरंत धड़ल्ले से बिक जाए, और इनका सामान दुकानों में पड़ा हुआ है। अगर सामान पड़ा रहेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। इनको लगा इस तरह तो 2-4 साल में हमारा सब काम बर्बाद। इन्होंने कहा ठीक है, ये खुली चुनौती हो गई, अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इस तरह से हमें बर्बाद कर देगा। इन लोगों ने, ये जो आदमी है, क्या नाम है इसका, मीर कासिम को कहा कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो हमारे व्यापार को ठप करने के लिए, और इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीर कासिम ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुझे हटा के मीर जाफर को बनाएंगे, बना दो, लेकिन सेना और लोग तो इसके साथ थे ना, क्योंकि वो देख रहे थे ये भारत का भला कर रहा है। ये वहां से गया, बंगाल से ये चलता है कि मैं अब इन लोगों से लड़के अपने लोगों का हक लूंगा, भारतीयों का हक लूंगा। ये जाता है एक दूसरे राजा के पास जो अवध का है, अवध मतलब यूपी का इलाका। इस आदमी का नाम है शुजाउद्दौला। पहले आपने सिराजुद्दौला पढ़ा था, एक जैसे लगेंगे, ये अलग हैं। प्लासी में सिराजुद्दौला है और बक्सर में अब जो लड़ाई आएगी उसमें शुजाउद्दौला। और इसके बाद ये जाते हैं मिलकर दिल्ली, दिल्ली जहां की मुगल बादशाह बैठा है, कमजोर सही, लेकिन उनका पुरानी हिस्ट्री के कारण नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आदमी का नाम है शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम द्वितीय या सेकंड, ये तीन इकट्ठे होते हैं, बंगाल, यूपी और दिल्ली, और ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें तो ये बर्बाद करने वाली है कंपनी अगर हमने अब डिसीजन नहीं लिया। तीनों अपनी अपनी फौज भेजते हैं और कहते हैं कितना ही पैसा लगे, कितनी फौज लगे, कितने हथियार, लड़के इनको खत्म करके यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये भारत पे हावी हो जाएंगे। और इन तीनों की संयुक्त सेना, बहुत बड़ी सेना, तीनों की अलग अलग आके खड़ी हो जाती है बिहार के इलाके में। बिहार में उस जगह का नाम है बक्सर। इनके सामने बीईआईसी की सेना, अब बीईआईसी को 5-7 साल तो हो ही गए, 57 से 64 आ गया, तो उसने भी थोड़ी बहुत सेना बढ़ा ली अपनी, चालाक तो थे ही। इस तरह से अब एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। ये तीन सेनाएं मुगल बादशाह की, अवध की और बंगाल की हैं, और ये है बीईआईसी। पिछली बार चीटिंग से बीईआईसी जीती थी, इस बार कोई चीटिंग नहीं है, सच में लड़ाई होगी। और अजीब बात देखो, शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं, किस्मत है। बीईआईसी मुट्ठी भर है इनकी शाही सेना, लेकिन ये सब हार गई, सब हार गई। और कौन जीत गई? ये सच की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई। गद्दारी की थी हमारे मीर जाफर ने 1757, इसमें कोई गद्दार हिस्ट्री में कम से कम नहीं लिखा। इस युद्ध में जीतने के बाद बीईआईसी के, ये होता है कि भैया अब तो मैं ही मैं हूँ, उस पोजीशन पे आ गए। और 1765 में अगस्त में एक इन्होंने 2 राजाओं को बुलाया और संधि की, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। ये संधि इलाहाबाद में हुई है, इसलिए हिस्ट्री में कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। पेपर में संधि आती है, पूछते किस किस के बीच हुई, तो ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 2 अलग राजाओं के साथ। एक था बंगाल वाला भाग गया, एक बच गया अवध वाला, और एक बच गया दिल्ली वाला, जो शाह, ये था क्या नाम था इसका, शाह आलम सेकंड। एक शाह आलम था और एक कौन था, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध वाला, अवध का शुजाउद्दौला। अब देखो शुजाउद्दौला कैसे फंसेगा। ये शुजाउद्दौला को कहेंगे तू क्यों लड़ने आया था, तेरे ऊपर तो हमने अटैक नहीं किया। शुजाउद्दौला के पास कोई जवाब नहीं, तो शुजाउद्दौला को कहेंगे तू भरपाई करेगा हमारे नुकसान की, क्योंकि हमें लड़ना पड़ा, हमारी फौज मरी, हमारे हथियार खर्च हुए, तो 50 लाख रुपए देगा। शुजाउद्दौला से उस टाइम पे 50 लाख रुपए, एक रुपए की कीमत उस टाइम आज के हजारों रुपए के बराबर थी। 50 लाख रुपए कैश लिए, और इसका एक किला था चुनार का किला, ये इससे ऐंठ लिया, अभेद्य किला। सोचो कुछ नहीं करना पड़ा, विदेशी हैं, आए हैं, 1 रुपया खर्च नहीं किया, 50 लाख इकट्ठे कर लिए, और इसका बहुत बढ़िया एक किला, चुनार का किला, जो अभेद्य था, जिसमें कोई आ नहीं सकता था, वो किला बना लिया कि ये हमारा, अब हम यहाँ रहेंगे आराम से, अपनी फौज रखेंगे, अपना जो मन करेगा वैसा इस किले को मेंटेन करेंगे। अवध के नवाब ने चुपचाप अपना जैसा कहा वैसा करके अपने एरिया में जाके बैठ गया कि भाई मरने से तो बढ़िया 50 लाख दे दूं और एक किला दे दूं। शाह आलम को बोले आपने बहुत बड़ी गलती की, इस शुजाउद्दौला की बातों में आप आ गए, इसकी क्या नाम था उसका, मीर कासिम की बातों में आप आ गए, अब आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया इसके पिताजी और परदादा और दादा बहुत बड़े आदमी हैं, तो इसके साथ ऐसा नहीं किया कि इससे पैसा लिया या इसका किला लिया, लेकिन इसका एक अधिकार ले लिया और कहा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने गांव से जमींदार इकट्ठा करके टैक्स, या गांव के जो लोग जो टैक्स देते हैं उसे बोलते थे दीवानी, दीवानी का अधिकार। दीवान होते थे ना, पैसा कलेक्ट करने वाले, टैक्स कलेक्ट करने वाले। तो इन्होंने कहा अब के बाद सारे गाँव का टैक्स हम लेंगे, यानी दीवानी का अधिकार हमने अपने आप ले लिया। किसने किया ये काम? बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका 1 रुपया नहीं लगा आपके यहाँ पर, आई, व्यापार किया, पैसा कमाया, दोबारा से व्यापार किया। आपसे इन्होंने पहले कुछ नहीं लिया, आपको दिया था, लेकिन अब आपके देश में अपने पैर ऐसे जमा लेंगे कि आपके देश को लूटेंगे। ये आपसे टैक्स लेंगे, आप और मैं जो उस टाइम के भारतीय हैं इनको टैक्स देंगे, और ध्यान से देखो कैसा डबल नुकसान करेंगे। हमसे हमारे पैसों में हम टैक्स भरेंगे, फिर ये उस टैक्स के पैसे से आपका सामान खरीदेंगे, यानी पहले आप टैक्स देंगे, फिर आप इनको अपना सामान बेचेंगे, और इस सामान के बदले ये आपको कौन सी पेमेंट करेंगे, जो आपने टैक्स में दे रखी है। आपकी जेब से टैक्स भी गया, आपके घर से सामान भी गया, और मिला क्या, उस टैक्स का कुछ हिस्सा, यानी आपका सामान तो मुफ्त में गया, आपने जो कुछ दिया फ्री दिया। इस सब फ्री देने का 1 साल 2 साल तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या सदियों सदियों फ्री देके सामान आपका देश चल जाएगा? इन अंग्रेजों के कारण महज 5 साल बाद 1770 एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, जिसमें कहते हैं 3 करोड़ की आबादी थी उस टाइम कलकत्ता की, 1 करोड़ लोग मर गए। इतना भयानक रूप सिर्फ 5 साल में सामने आ गया। कलकत्ता एक बहुत रिच एरिया था, अभी मैंने क्या कहा, कामधेनु गए, और अब मैं कह रही हूँ 5 साल बाद यहाँ 1 करोड़ लोग मर गए भूख से तड़प तड़प के, इनकी नीतियों के चलते। इस तरह से इन्होंने आपके देश में जड़ें बना ली। तो ये देखो कुछ साल में कैसे कैसे आपके कुछ बेवकूफ लोगों के कारण मीर जाफर की गद्दारी ने इनको कितनी ताकत दे दी, कितनी शय दे दी, और इस तरह से सब हारते चले गए, और आपके देश पे कौन हावी हो गया?
अच्छा, BEIC अभी इस एरिया में है, पैसे खूब कमाने लग गई, कहाँ कहाँ की दीवानी मिल गई, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अब इनका पेट इतने से नहीं भरा, अब ये सोचेंगे हम दक्षिण की तरफ कैसे जाएं। दक्षिण का बहुत सारा एरिया है, एक टेरिटरी है जिसका नाम है मैसूर, इस पे इसकी नजर पड़ेगी और ये सोचेंगे सबसे पहले मैसूर को ही हड़प लें। मैसूर की कहानी और थोड़ी सी बाद में बताऊंगी, पहले इतना किताब से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर पे आओ। क्या था? हाँ, फर्रुखसियर, ये था 1713 में और 19 तक रहा था। फर्रुखसियर नाम का एक, सुन लो इसको, इस लड़की ने पूछा एक ने। फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह था। ये कब मरा था औरंगजेब? 1707 में। इसके मरने के बाद इसका 65-70 साल का लड़का जो बुढ़ा हो गया था, जिसका नाम था बहादुर शाह, लेकिन लोगों ने कहा तो शाह ये बेखबर है, इसको कोई खबर ही नहीं कि मेरे पिताजी की क्या प्रॉपर्टी। वो 5 साल राज करता है, 7 से 12, और फिर एक आदमी आता है 12 से 13, कुछ नहीं करता। 13 से 19 में एक बनता है जिसका नाम है फर्रुखसियर। कहते हैं उसको बीमारी हो गई कोई, वो ठीक ही नहीं हुआ, मरने की कगार पे आ गया। एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसको दवाई दी और वो ठीक हो गया। तो उसने कहा बहुत बढ़िया किया, और उसने उस अंग्रेज डॉक्टर की सेवा के बदले बंगाल में कह दिया तुम्हें टैक्स ही नहीं देना, तुम बिना टैक्स के आराम से यहाँ व्यापार करो। तभी तो मीर कासिम ने फिर इंडियंस का टैक्स फ्री किया बराबरी पर लाने के लिए। चलो पहला पॉइंट देखो इसमें, भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट देखो, संविधान। संविधान नियमों का, ये टिक कर लो, नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट है, फिर पढ़ लो, जिसके अनुसार देश का शासन का संचालन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया, और उन्होंने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्या? नहीं। अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी कैसा है? अंग्रेजों का, हाँ, अलिखित, अनरिटन फॉर्म में है। आपके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक किसने राज किया? ये इंग्लैंड ब्रिटेन एक है अलग अलग। ये ब्रिटेन बड़ा चालाक देश है, पता है इसने क्या किया? अपने आप भी, हमारे यहाँ आने से पहले 4 ना द्वीप थे छोटे छोटे से ऐसे, इनमें से एक है जिसका नाम था इंग्लैंड। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, 1840s के आसपास की, तब तो ये आपके यहाँ एक्टिव क्रांति के हेरफेर से पहले। यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ इंग्लैंड था, इसके आसपास 3 और जगह थी। एक का नाम था स्कॉटलैंड, एक है आयरलैंड, आज भी हैं ये, और एक है वेल्स। इन तीनों के ऊपर इसने धीरे धीरे करके अपना कब्जा जमाया, और आज ये सारे मिलके कहलाते हैं यूके। आयरलैंड पूरा इसके पास नहीं है, आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा इसने अपने पास रखा है, जिसमें इसका यूनियन जैक फहराता है। ये पूरे का पूरा इंग्लैंड का हिस्सा, पूरे का पूरा स्कॉटलैंड, पूरे का पूरा वेल्स, और आयरलैंड का नॉर्थ वाला हिस्सा, ये 4 चीजें मिलकर कहलाती हैं यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में सबसे ताकतवर, जो आप ये इंग्लैंड कह रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने अड़ोस पड़ोस के कई द्वीपीय देशों पर अधिकार कर लिया, और इनमें से एक है वेल्स, एक है स्कॉटलैंड, एक आयरलैंड का नॉर्थ हिस्सा, और एक पूरे का पूरा जो अपने आप को ब्रिटेन कहता है। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है ब्रिटेन प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, और अगर यूके कहते हैं तो आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा भी इसमें शामिल कर लेते हैं। स्कॉटलैंड में ना अभी 4-5 साल पहले जनमत संग्रह कराया, यानी रेफरेंडम, जनता से पूछा अलग हो जाए क्या, स्कॉटलैंड को अलग कर ले यूके से? तो जानते हो जनता ने क्या कहा? नहीं, हम बहुत खुश हैं और हम इसका ही पार्ट बने रहना चाहते हैं। यानी यूके ने इतना दबदबा बना रखा है कि आज 2015-16 में जो रेफरेंडम कराया जनमत संग्रह, उसमें भी स्कॉटलैंड किसका हिस्सा बनकर खुश है? यूके का। यूके ने सबकी भाषा अंग्रेजी बना दी, ये चारों अंग्रेजी बोलते हैं, चारों में अंग्रेजी भाषा चलती है, जो इसका पार्ट है। इसमें सबसे ताकतवर कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन दुनिया पे राज करके गया, छोटा सा देश था, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग कॉन्टिनेंट्स में इसका झंडा फहराया। और इसलिए कहा करते थे कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि धरती के हर कोने पर इनका कहीं ना कहीं कॉलोनी, इनका उपनिवेश था। अगर कहीं रात है तो इनकी किसी कॉलोनी में दिन जरूर मिलेगा। तो ये कहावत बन गई थी कि ब्रिटिशर्स का कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। ऐसा किसी और के बारे में नहीं कहा, इनके बारे में कहा जाता है। बहुत चालाक और ताकतवर देश था ये, जिसको आज आप यूके कहते हैं। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्या आज तक? ब्रिटेन ने आज तक नहीं लिखा। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट पढ़ो, संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहते हैं, यानी बेसिक लॉ है, इससे आपका देश चलता है। फिर पढ़ लो, जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है कि आप क्या चाहती है आपकी जनता। नेक्स्ट करना, ये देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, आपका कैसे आपका सिस्टम चलेगा, इसका बेस देता है ये। नेक्स्ट भी टिक कर लो, विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अमेरिका है। तुम जानते हो अमेरिका पे भी पहले किसका राज था? इन ब्रिटिशर्स का। ये ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया पे नहीं थे, ये अमेरिका पर भी थे। अमेरिका को थोड़ा सा सुन लो, वरना आपको ज्योग्राफी में सर बताएंगे। अमेरिका की खोज हमसे थोड़ा पहले हुई थी, बस 1492। आपका भारत का रास्ता कब खोजा गया? ऑलमोस्ट बराबर ही मान ले, 6 साल, कितनी बड़ी बात है। 1492 में नॉर्थ अमेरिका की खोज हुई, और 1492 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने देखा है तो बड़ा अमीर इलाका है। वैसे भी एरिया की बात करूं तो अमेरिका काफी बड़ा है ना। आप किस नंबर पर है एरिया में? 7वें। आपसे बड़ा कौन है? ये मैंने ट्रिक बताया होगा, ABC। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, बी मतलब ब्राजील, सी मतलब चाइना। सबसे ऊपर कौन है? RCA, रशिया, कनाडा, अमेरिका। आपके ऊपर ए ऑस्ट्रेलिया, बी मतलब ब्राजील, और सी मतलब चाइना। अपने से ऊपर 6 यही तो है बस। आपके ठीक ऊपर ABC है, सबसे बड़ा रशिया, आप जानते ही हैं। उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड में पॉपुलेशन में भी 3rd है और एरिया में भी 3rd है। जिसको आज आप अमेरिका कहते हैं वही तो USA है। इस पूरे नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे ऊपर कनाडा है, जिसका देखो एरिया 2nd है। 2nd नंबर पर USA है। USA का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 स्टेट्स इकट्ठे हो गए अपनी मर्जी से, हम USA के मेंबर हैं। और एक नीचे पतली सी पट्टी है मेक्सिको की, जिसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। यहाँ पर अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने 13 बड़ी बस्तियां बनाई थी, आपके इंडिया की तरह, जहां से ये कच्चा माल लूटते थे। लेकिन आपको बहुत लेट समझ आई, ये बहुत जल्दी जाग गए, और इन्होंने 1492 में जो अमेरिका में पहुंचे थे रास्ते से, इसको देखो कितनी
जल्दी 1773 में इन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि अगर हमें हक नहीं दिया ना तो फिर हम तुम लोगों को यहाँ टिकने नहीं देंगे, हमें हक दो। जब हम इतने बेवकूफ़ थे कि आपस में गद्दारी करते, लड़ते मरते अंग्रेजों के साथ, बहुत अच्छा व्यवहार अपनों के साथ खराब, उस टाइम ये इतने समझदार थे, इन्होंने कहा अगर हमें हक नहीं मिला तो फिर हम तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। और इन्होंने ये बात बताने के लिए जबान का यूज़ नहीं किया, इन्होंने इनकी एक शिप थी, इनकी शिप जाया करती थी चाय भर भर के, चाय से लदे जहाज चलते थे इनके। बोस्टन नाम की एक जगह थी जहाँ चाय के शिप्स को डुबो दिया, अटैक किया अमेरिका के जो निवासी थे इन्होंने, और शिप के ऊपर चढ़ गए, उसका जो चलाने वाला आदमी था उसको मार के और सारी चाय की पेटियां पानी में फेंक दी। इसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी, ये हिस्ट्री में फेमस है, बहुत बार आती है। बोस्टन टी पार्टी किसकी आज़ादी का संघर्ष है ये? किससे आज़ादी चाहता है ये? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बड़ा चालाक है, ब्रिटेन ने सबको एक्सप्लॉइट किया, जो जल्दी जाग गया वो आज़ाद हो गया, नहीं तो कुछ हमारी तरह गद्दारी करते रहे और फिर इन्हीं का एहसान मान के यहीं से खुद भी खाते रहे और इनको भी भेजते रहे। बोस्टन टी पार्टी के महज 10 साल के अंदर ब्रिटिशर्स का सफाया कर दिया जड़ से इन अमेरिकियों ने। सिर्फ 10 साल में सारी लड़ाई आर पार की। एक हम हैं, सबसे पहले हम 1757 में लड़े, अभी आपने देखा प्लासी, फिर हम 1764 में लड़े बक्सर, फिर हमने कितनी बड़ी क्रांति 1857, और इसके बाद भी 90 साल और लग गए। यानी हमारी क्रांतियां क्या मजाक थी क्या? इसका सबसे बड़ा कारण था हमारे देश में गद्दार भरे पड़े थे, हर बार कोई ना कोई मदद करता था इन अंग्रेजों की, चाहे वो क्रांति थी चाहे वो प्लासी का युद्ध था। इन लोगों ने जब लड़ाई की ना तो इन्होंने आर पार की लड़ाई की, मरना है तो मरेंगे और जिएंगे तो शान से जिएंगे, इनको मार के जिएंगे। और इसीलिए अंग्रेज बहुत जल्दी यहां से चलते फिरते नजर आए, लेकिन कभी 13 बड़ी बस्तियों के मालिक थे अंग्रेज। किस इलाके में? अमेरिका बहुत जल्दी आज़ाद हुआ, और जल्दी आज़ाद होने के कारण इसने जल्दी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। 1789 में वर्ल्ड में 2 बहुत बड़े चेंजेस हुए, इनको ध्यान से सुनो, ये लिखित में नहीं है पर पेपरों में आते हैं। 1789 यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया साल था। इस साल पूरे वर्ल्ड को पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया कि लिखना भी पड़ता है संविधान। इससे पहले किसी ने आज तक ये किताब नहीं लिखी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहें। वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान किस देश ने लिख के दिया? अमेरिका। बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की देखो इंटेलिजेंस का लेवल, इनका कॉन्स्टिट्यूशन हैंडी है, छोटी सी पतली सी एक किताब जिसमें 1789 से 1889 1989 भी गया, यानी लगभग 250 साल हो गए। इस छोटी सी पतली सी किताब को इन्होंने आज तक 27 बार बस बदला है। इसमें छोटे छोटे चेंज किए हैं। कुल कितनी बार? 27 बार। एक हैंडी किताब, बहुत पतली सी छोटी सी किताब जिसमें कुछ आर्टिकल्स हैं बस, उससे सारा देश चल रहा है 250 सालों से। इसको ध्यान से समझो। तुम्हारे देश ने भी ऐसी किताब लिखी, उस किताब में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा तो शब्द लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आर्टिकल और शेड्यूल्स बना के इतनी मोटी भारी भरकम कई वॉल्यूम्स की किताब बना दी। दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान हमने लिखा, और कितना बढ़िया लिखा कि उसमें अब तक आपका संविधान लागू हुआ 1950, आज आप बैठे हो 2021 में, 70-71 साल हुए हैं ना, 104 से ज्यादा बार, 100+ टाइम आपने चेंज कर लिया। इतनी बड़ी मोटी विशाल किताब में क्या लिखा था आपने, उसको बार बार आपको बदलना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि जमाना बदल गया। इनको देखना जरा, 250 साल हो गए, उस किताब में सिर्फ 27 बार बदलाव किया, और वर्ल्ड की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं दुनिया में जिसका डंका बजता है। अमेरिका ऐसा ही देश है ना। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल है। पहला लिखित होने के साथ साथ देखो चेंज कितना कम किया, और हमने वर्ल्ड का सबसे विशाल संविधान लिखा जिसको 100 से ज्यादा बार तो बदल लिया, और अभी बदलना पड़ेगा क्योंकि आपकी बेसिक कंडीशन भी नहीं लिखी बहुत सारी। अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कमियां रह गई। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 250 साल से चेंज बहुत कम करना पड़ा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अनुसार बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके संविधान लिखते टाइम हमने ओरिजिनल कुछ नहीं लिखा। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान, फ्रांस, जहां से जो मिला वो लिख डाला, इसलिए बार बार बदलना पड़ता है। 1789 का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम सुना है? कहां हुई थी ये? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। पेरिस में जो राजा था ना, इसको मार दिया था बाद में जनता ने, जिसका नाम था लुइस 16। बर्बन फैमिली का था लुइस 16, इसका मर्डर कर दिया खुलेआम जनता ने। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया को 3 वर्ड्स दे गए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये सन याद रखना, पेपर में आए हैं सारी बातें जितनी बताई हैं। बोस्टन टी पार्टी किसकी आजादी की घटना है? ये अमेरिका। अब जल्दी से टिक कर लो इसमें। तो विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अमेरिका। इस पेज पर सबसे ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर लिखो 2-3 चीजें लिखो। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका। सेकंड पॉइंट में लिखो लिखित प्लस अलिखित संविधान, रिटन प्लस अनरिटन, दोनों तरह का, रिटन प्लस अनरिटन, लिखित प्लस अलिखित, दोनों प्रकार का संविधान कनाडा का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित प्लस अलिखित कनाडा का। पहला लिखित पूछेंगे तो अमेरिका। किसका आज तक अलिखित है? ब्रिटेन। लिख लो यहीं पर, अनरिटन या अलिखित ब्रिटेन। किसमें? ब्रिटेन का संविधान ना हमारी तरह 2 साल में नहीं बनाया, सदियां सदियां लग गई। इनका संविधान जानते हो कैसे बना? राजा महाराजाओं का देश तो था ही, ब्रिटिशर्स ने संसद की इंपॉर्टेंस बहुत पहले फील कर ली। इन्होंने ऐसे देखा सोसाइटी में क्या चेंज लाना है, वही कानून बना दिया। हम क्या करते हैं, देखा देखी लिख लिया, इन्होंने ऐसा कि हम भी ऐसा कर ले। इन्होंने बहुत समझदारी से अपने कानून बनाए हैं। किस देश ने? इसलिए इनको हमारी तरह बहुत जल्दी बदलने भी नहीं पड़ते। अगला पॉइंट देखो, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया, इन्फेंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड विजडम। बहुत सोच समझ के समय समय पर डेवलप हुआ, जरूरत के अनुसार। कोई किताब चीटिंग मार के नहीं लिखनी थी इनको, इन्होंने समय के अनुसार रूल्स बनाए जो जरूरत बनती गई, इसलिए कहते हैं विजडम से प्रभावित है इनका संविधान, बुद्धिमत्ता, सोच समझ के। अगला पॉइंट पढ़ लो, संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं, अंडरलाइन करो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में इसी का नाम है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जब तुम बेसिक बैच में आते हो तो मैं ये 3 शब्द बता देती हूँ वैसे ज्यादातर। क्या शब्द है ये? पहला शब्द क्या लिखा है? अच्छा, उसके बाद विधायिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। सेकंड क्या लिखा है? कार्यपालिका, जिसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव,
एग्जीक्यूटिव। अगला क्या लिखा है? न्यायपालिका, जिसको कहते हैं जुडिशरी। इसको थोड़ा सा सुन लो, किताब समझ में आनी बहुत जरूरी है, ऐसे रटी नहीं जाएगी इतनी मोटी किताब। पहला नाम है विधायिका। विधान मतलब कानून, जो कानून बनाए वो विधायिका। कानून सिर्फ मोदी जी अकेले नहीं बना सकते, उसमें विपक्षियों का साथ होना भी जरूरी है। कानून संसद बनाती है, सरकार कानून नहीं बनाती। सरकार बिल पेश कर सकती है, कानून बनाएगी संसद, जिसमें विपक्षी भी हैं और बिना विपक्ष वाले भी। कार्यपालिका होती है, कानून बन गया, इसको काम में कैसे लाया जाए, एग्जीक्यूशन में कैसे लाया जाए, जिसको आप सरकार कहते हैं। सरकार छोटी चीज है, संसद बड़ी चीज है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। सरकार मतलब आज के टाइम में सिर्फ बीजेपी, वही सरकार है, कांग्रेस थोड़ी काम करेगी। तो काम करने वाली होती है सरकार और कानून बनाने वाली होती है संसद। न्यायपालिका मतलब मेन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई भी गड़बड़ होने पर कौन बीच में आएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या मैंने पीआईएल बताया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया था ना। किन्नरों को भी अधिकार मिल गया, जानवरों को भी अधिकार मिल गया। ये किसने दिए हैं सारे? इसका मतलब अगर गड़बड़ हो कहीं भी तो आपके तुरंत हेल्प के लिए कौन सी आ जाएगी? न्यायपालिका, जुडिशरी। ये तीन चीजें जिसपे आपकी व्यवस्था टिकी हुई है और इन सबके बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बात बताएगा। ये टिक कर लो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यहाँ लिख लो, कार्यपालिका के ऊपर लिख लो सरकार, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। विधायिका के ऊपर लिख लो संसद, संसद बड़ी चीज है, सरकार छोटी चीज है। और न्यायपालिका एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, संविधान एक सतत विकास का परिणाम है। संविधान एक दिन में लिखते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। सबसे बढ़िया डेवलपमेंट के बाद किसने लिखने की जरूरत ही नहीं समझी? टाइम के साथ बनते गए, बढ़ते गए, लिखा नहीं आज तक। नेक्स्ट टिक करना, भारत में संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कब से कब तक रहा शासन? 1600 से 1858। 58 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी चलती फिरती नजर आई? 57 की क्रांति। क्रांति से किसकी आंखें खुल गई? महारानी। और महारानी को लगा ये सोने का अंडा देने वाली चिड़िया बीईआईसी मार देगी। बीईआईसी को अकल नहीं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट आदमी सिर्फ और सिर्फ ये देखता है मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, चाहे कैसे ही किसी का नुकसान हो। महारानी ब्रिटेन समझदार, चालाक, उनको लगा बीईआईसी पिछले कितने सालों से भारत को लूट रहा है, पैसा खा रहा है, अब सिर पे से पानी चला गया, इसलिए इंडियंस लड़ेंगे, मरेंगे और इनको भगा देंगे। किसी तरह जैसे तैसे क्रांति तो दब गई, लेकिन क्रांति फिर भड़केगी। ये बात महारानी जानती थी, इसलिए महारानी ने कहा तुम वापस आ जाओ, तुम प्रॉफिट देख रहे हो छोटा, हम देख रहे हैं बड़ा प्रॉफिट। और बीईआईसी को कहा आपका राज खत्म और अब इंडिया डायरेक्ट किसके अंडर है? महारानी ब्रिटेन। इसे आप कहते हैं ताज का राज, आपके देश में क्राउन का शासन। महारानी ब्रिटेन खुद तो नहीं आएंगी, ना महाराजा आएंगे, वो इन प्लेस ऑफ किंग एक आदमी को भेज देंगे जिस पोस्ट का नाम है वाइसराय। वाइसराय का मतलब ही होता है इन प्लेस ऑफ किंग। तो ये टिक कर लो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 1600 से 1858। 1600 के ऊपर लिख लो बीईआईसी बनी और 1858 के पास लिखो 57 की क्रांति में खत्म। 1600 में लिख लो बीईआईसी बनी और 58 में लिख लो बीईआईसी खत्म। अगला टिक करना, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। ब्रिटिश शासन मतलब किसका राज? ताज का, महारानी। लिख लो यहाँ ताज का राज ब्रिटिश शासन के पास। अब यहाँ महारानी ब्रिटेन देखेंगी काम, आएंगी नहीं लेकिन उन्हीं के अंडर रहेंगे हम। 1877 में आई भी थी विक्टोरिया, जिसको हमने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, दिल्ली दरबार लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, राजलेख 1600 में, सिर्फ पढ़ लो इसको, गेजेट। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से शुरू होता है। अंडरलाइन कर लो, 31 दिसंबर 1600 को 100 व्यापारियों ने मिलकर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ये कंपनी कहाँ बनी है? ब्रिटेन में। किससे परमिशन लेंगे? महारानी। और क्या कहेंगे? व्यापार कहाँ करना है? भारत में। सिर्फ 15 साल की परमिशन मिलेगी, फिर बढ़ते 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 कितनी लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट करना, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर होता है परमिशन लेटर, अधिकार पत्र, 15 वर्षों के लिए व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, जिसको 1600 ईस्वी का चार्टर कहते हैं। कितने साल के लिए आए थे? 15। फिर परमिशन लेके बढ़ाते रहे और कब तक यहाँ टिके रहे? 1857। जब मारकाट मची तब महारानी ने इनको भगाया, वरना यही टिके हुए थे। नेक्स्ट पढ़ लो, इस राजलेख द्वारा कंपनी को, अंडरलाइन करो, कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व यानी सोल ओनरशिप, हम ही बस व्यापार करेंगे। एक कंपनी अकेली व्यापार करेगी। क्या नाम है इस कंपनी का? बीईआईसी। ब्रिटेन की दूसरी कंपनी नहीं आएगी। अगला पॉइंट पढ़ लो, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापारिक स्वीकृति के लिए भारत में आने वाला, अंडरलाइन करना, पहला अंग्रेजी राजदूत विलियम हॉकिंस 1608। उस समय भारत के सम्राट कौन थे? जहांगीर। कंपनी किसके काल में बनी? अकबर। लिख लो यहाँ, कंपनी बनी थी अकबर के समय में। पेपर में जैसा क्वेश्चन आए वैसा आंसर टिक करना, एक आधे को पता ही नहीं चलेगा जहांगीर कब आएगा और अकबर कब। कंपनी बनी अकबर के समय में, लेकिन भारत आगमन कब हुआ? किसके टाइम में? जहांगीर। क्या जहांगीर मान गया शुरू में? जहांगीर ने क्या कहा मुझे नहीं पता, किससे पूछ लो, पुर्तगाली। कौन सी लड़ाई हुई इनके बीच में? स्वाली, जिसमें कौन विजयी हुए? और बीईआईसी का डंका बज गया, स्वाली के बाद वो पीछे अपने आप हट गए। नेक्स्ट टिक कर लो, हॉकिंस के बाद अगला पॉइंट, 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत सर टॉम्स रो, ये परमिशन लेगा, बढ़िया वाली, इसको डबल टिक कर लो, टॉम्स रो भारत आया। 1616 को अजमेर में इसकी मुलाकात जहांगीर से हुई। टॉम्स रो जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहा। इसने जहांगीर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अंग्रेजों को और सुविधा या रियायत दी जाए। यहाँ नीचे लिख लो, स्वाली का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है हिस्ट्री में। स्वाली का युद्ध, स्वाली एक जगह का नाम है, पानी में हुआ था ये युद्ध। स्वाली का युद्ध किस किस के बीच है? ये नीचे लिख लेना इसी पेज पर, बीईआईसी और पोर्टुगीज या पुर्तगाली। किसकी जीत हुई है? हाँ, ये ऐसे लिख लो, जीता और ये हारा। इसके बाद फिर इनका हर जगह वाहवाही हो गई। 1612 की घटना है, सन भी लिख लेना 1612। तो अपने आप फिर 11 में तो गया था हॉकिंस, 12 में युद्ध करके 15 में इनकी चलेगी। अब क्या था?
कैसे जीत जा रहे थे, फूट डालो राज करो, चालाकी, गद्दारी, हमारी भी तो कमियां थी ना बहुत सारी। जैसे ये तो जैसे थे सो थे, हम थे गद्दार, हमारे देश में थे गद्दार। चलो इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, बस लास्ट 2-3 पॉइंट इसके करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। अगले पेज पर पहला पॉइंट टिक करना। इस प्रकार पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज टॉम्स रो। व्यापार की अनुमति क्या हॉकिंस को मिली थी क्या? नहीं, ये टिक कर लो, अनुमति मिली टॉम्स रो को। नेक्स्ट टिक करना, 1700 में अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम, फोर्ट मतलब किला बना दिया इन्होंने, और कलकत्ता नगर की स्थापना की। कलकत्ता जानते हो किसके नाम पे कहते हैं? कलकत्ता किसने बसाया? एक आदमी था जिसका नाम था जॉब चारनाक, ये लिख लो यहाँ। वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो अंग्रेजों ने दी है, पर ठीक है, पेपर में आता है इसलिए हमें पता हो। जॉब चारनाक, इस आदमी ने कलकत्ता शहर बसाया था। कलकत्ता पहले गांव था, इसने इसको शहर बना दिया, यहाँ व्यापार करके और इस तरह की संस्थाएं बना के। जॉब चारनाक। चलो नेक्स्ट पढ़ना, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव, अंडरलाइन करना, प्लासी का युद्ध जून 1757 से डाली और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। प्लासी का युद्ध इनकी जीत बिल्कुल नहीं था, इनकी हमारी गद्दारी और इनकी चालाकी था। यहाँ लिख लो मीर जाफर, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये तो झूठा युद्ध था, मीर जाफर। नेक्स्ट पॉइंट करना, अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो लड़ा था, लिख लो, ये बहुत बार पूछते हैं। हेक्टर मुनरो अंग्रेज का नाम है, बक्सर के युद्ध में जो था हेक्टर मुनरो। ऊपर क्या नाम पढ़ा तुमने? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लाइव बड़ा चालाक और तेज दिमाग आदमी है। जब पहला युद्ध हुआ ना प्लासी का, तो इसी ने मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था, क्लाइव ने। जब सेकंड युद्ध हुआ तो क्लाइव अपने देश गया हुआ था। युद्ध में कौन जीता? हेक्टर मुनरो। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई ना, तो क्लाइव वापस आ गया। संधि की सारी शर्तें क्लाइव की थी, तो क्लाइव कितना चालाक है, अपने देश का कितना मुनाफा करवाया इसने। पहले कौन सी लड़ाई गद्दारी से जीत गया? प्लासी। और फिर कौन सी संधि के टाइम आ गया? इलाहाबाद में। यहाँ लिख लो हेक्टर मुनरो, बक्सर के ऊपर। फिर पढ़ो, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये संधि बंगाल के नवाब को काट दो, लिखो मुगल शासक, गलत लिखा है, बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल के नवाब को काट दो, मीर कासिम को लिखो मुगल शासक शाह आलम सेकंड, मुगल शासक शाह आलम सेकंड। जगह बदल लेना, नाम बदल लेना, मुगल शासक शाह आलम सेकंड। आगे पढ़ो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इस संधि के अनुसार, अंडरलाइन कर लो, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। और इन्होंने किससे 50 लाख रुपए लिए? किससे? अवध के नवाब। ये पॉइंट नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, लिखो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब, 2 संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त को। इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, पहले सिराजू था 57 में, अब शुजाऊ है, शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए, शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए, और चुनार का अभेद्य किला, जिसको भेद ना सकें, फ्री, ये किले बनाने में पता है कितना पैसा लगता था, इनको फ्री का मिल गया। तो शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए और चुनार का किला लिया। तो 2 संधि हुई हैं ये। हाँ जी, कड़ा मानिकपुर, हाँ इलाहाबाद के पास ही था वो भी, इसके आसपास का ये एरिया था, सब इन्होंने इसी में ले लिया था, इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर सब। चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कल पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट।